हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्मित। तो चलो हम अपनी इस लारावेल प्रोजेक्ट की सीरीज़ को अब हम आगे कंटिन्यूस करते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अभी तक आपने मेरे अगले वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन करवा दिया है कि लारावेल आपको स्टार्ट करना है तो कौन कौन से प्रोग्राम या फिर कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको पहले डाउनलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करना भी सिखा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट को रन करते हैं, इतना बेसिक आपको मैंने अच्छे से आगे की वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। और इस कंप्लीट सीरीज में मैं क्या करने वाला हूँ, कौन से प्रोजेक्ट्स में मैं काम करने वाला हूँ, कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और कंप्लीट लारावेल यहाँ पे टॉपिक्स कवर करने वाला है, वो सब कुछ मैंने आपको आगे की वीडियो में मैंने अच्छे से मैंने समझाया है ताकि आपको पता चल जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और एक बात मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात आता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे डर जाते हैं कि भाई बहुत लेंथी स्ट्रक्चर है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक बात समझ लो, मैं यहाँ पे प्योर देसी भाषा में मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ विथ कीवर्ड के साथ कि भाई ये डायरेक्टरी है तो इसका मेन यूज़ ये है, फिर आपको यूज़ करनी है या फिर नहीं यूज़ करनी है, वो सब कुछ विथ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे समझने वाले लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट की है। एक जो आपके सामने अभी यहाँ पे दिख रही है, देखो ये मैंने पोर्शन सिलेक्ट किया, इतना है लारावेल डायरेक्टरी। देखो ये इतनी छोटी है क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग पार्ट पड़े हैं। देखो ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है वो आपको प्रैक्टिकल के समय इतनी ही फाइल आपको रिक्वायरमेंट है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ रट्टा मत मारो, बस आपको इतनी फाइल्स याद रह गई कि भाई ये फाइल यहाँ पे पड़ी है तो आपको लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। लेकिन काफ़ी सारी ये बड़ी है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। मेरा कोड यहाँ पे इतना है और देखो यहाँ पे कितनी सारी यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में देखो कितना कुछ है। लेकिन आपको और कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन कोई काफ़ी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको एग्जाम में लिखने के लिए सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है और आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे सब कुछ कवर करने वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे और एक दूसरी फाइल बनाई हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फो करके एक दूसरी फाइल बनाई। उसमें देखो कंप्लीट फाइल स्ट्रक्चर ऑफ लारावेल स्टेप बाय स्टेप विथ की पॉइंट्स, सारे की पॉइंट्स के साथ मैं यहाँ पे कवर करूंगा। देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीट A to Z यहाँ पे मेरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये सारी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल भी दूंगा ताकि आपको यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से पहले स्टार्ट करूँगा। देखो मैं आपको और एक बात कह देता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट इतनी ही फाइल की है, लेकिन मैं समझाने वाला तो कंप्लीट डायरेक्टरी हूँ। लेकिन आप रट्टा मत मारना, अगर आपको रट्टा मारना है तो आप इतनी ही डायरेक्टरी का रट्टा मारो, इतनी भी मारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप जैसे आप मेरे साथ प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये अपने आप आपको याद रह जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले लारावेल में एक बात कह देता हूँ कि लारावेल MVC के बेस पर ये काम करता है। तो MVC है क्या, फटाफट मैं आपको देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। M मतलब यहाँ पे है मॉडल, उसके बाद V मतलब कि यहाँ पे है व्यू, और C मतलब कि कंट्रोलर। देखो मैं आपको यहाँ पे पूरा MVC नहीं इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये जस्ट टॉपिक आया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई मॉडल में लारावेल में क्या आएगा। मॉडल मतलब कि डेटाबेस, MVC का मतलब हर फ्रेमवर्क में सेम ही होता है। M मतलब डेटाबेस समझ लो। व्यू मतलब आप समझ सकते हो जो UI होता है ना, यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र को ब्राउजर में दिखाई देता है ना, उसको व्यू बोलते हैं। जब हम CSS करके अच्छे से पेज को डिज़ाइन करते हैं उसको व्यू बोलते हैं। उसके बाद कंट्रोल। तो देखो कंट्रोल क्या होता है, बिजनेस लॉजिक। यहाँ पे काफ़ी सारों को समझ नहीं आता बिजनेस लॉजिक पे, ये बंदा ये है क्या बिजनेस लॉजिक। देखो कुछ नहीं, इसने वर्ड बहुत हाई यूज़ किया है। बिजनेस लॉजिक मतलब समझ लो आप जो इफ और वाइल की कंडीशन यूज़ करेंगे, भाई सेशन है या फिर नहीं है, कोई लॉजिक लिखेंगे। देखो यहाँ पे इफ वाइल, कोई लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक कोई कंडीशन चेक करेंगे, बस इसको ये बोलते हैं बिजनेस लॉजिक और कुछ है नहीं। और यहाँ पे है डेटाबेस। तो देखो डेटाबेस लारावेल में कहाँ पे स्टोर होगा, वो मॉडल की फाइल एक अलग से बनेगी। लेकिन मैं आगे भी वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि मॉडल की फाइल लारावेल में हमें कुछ टच भी नहीं करना है। उसमें थोड़े से कीवर्ड आते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको उसको टच ही नहीं करना है। उसको कम से कम आपको यूज़ करना होगा मॉडल की फाइल को। देखो आपका मॉडल की फाइल की जगह आप ये बोलो माइग्रेशन, आपको माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। माइग्रेशन मतलब कि मैंने आपको बोला टेबल स्कीमा, टेबल स्कीमा मैंने आपको ऑलरेडी अगले की वीडियो में अच्छे से इसको समझाया है कि आपको लारावेल में मॉडल की फाइल को आपको जनरली टच ही नहीं करना पड़ेगा। आपको रिक्वायरमेंट होगी माइग्रेशन फाइल की, वहाँ पे आपको टेबल स्कीमा जनरेट करना पड़ेगा। देखो ये दोनों फाइल अलग है, मॉडल की फाइल भी बनेगी और माइग्रेशन की फाइल की बनेगी। लेकिन मॉडल की फाइल में आपको जनरल कुछ
यूज़ ही नहीं करना होगा। देखो मैंने अभी तो 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं लारावेल में, लेकिन आज तक मैंने कभी मॉडल की फाइल में कुछ चेंजेस नहीं किया। और यहाँ पे बता देते तो व्यू में क्या आएगा, व्यू की फाइल में आपको कुछ निकाला ये है, यहाँ पे आपको डॉट ब्लेड डॉट PHP करके एक्सटेंशन आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हर एक फाइल। देखो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है वेलकम, तो मैं यहाँ में लिखा वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आता है कंट्रोल, तो कंट्रोल में मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बिजनेस लॉजिक यहाँ पे आता है। तो देखो और एक बात यहाँ पर समझा देता हूँ, MVC है तो यहाँ पे आपको जो यूज़र दिखेगा व्यू देखेगा, व्यू में से वो जाएगा, जैसे वो कुछ भी पेज पे एक्शन करेगा ना तो वो कंट्रोलर पे जाएगा, और कंट्रोल पे जाके वो डेटाबेस के पास जाएगा, यानी कि मॉडल के पास। ये रहा MVC को मैंने यहाँ पे कर दिया VCM, मतलब यूज़र यहाँ पे दिखेगा ब्राउज़र पे जो हमारे व्यू की फाइल मैंने क्रिएट की है, जो अच्छे से हम डिज़ाइन करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा क्या हमें डिज़ाइनिंग पसंद होती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से CSS लगा के पेज को एक अच्छा सा बना दिया, ब्राउज़र में दिख रहा है, उसको मैं UI बोलूँगा और वो मेरा पार्ट आता है व्यू के अंदर। तो जो व्यू है वो क्या, जब भी कोई यूज़र कुछ अच्छा समझ लो आप एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया है जो यूज़र को दिख रहा है, वो यहाँ पे मैंने बनाया है व्यू की फाइल के अंदर, और जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो वो जाएगा कंट्रोलर के पास। उसमें कुछ भी छोटा मोटा लॉजिक लिखा होगा कि भाई सारे फॉर्म ने उसने भर दिए, सभी वैलिड है, तो यस वैलिड है, तो वो मॉडल के पास जाएगा कि भाई इसको इंसर्ट कर दो, या फिर कुछ डेटा लेके आना है तो वापस मॉडल के पास जाएगा कि भाई मुझे डेटा दो, तो कंट्रोलर डेटा लेके वापस यहाँ पे आएगा व्यू के पास। और एक बात समझ लो, व्यू कभी भी डायरेक्ट मॉडल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा बीच में कंट्रोल पे ही जाएगा। तो कंट्रोलर आप समझ सकते हो एक मिडल चेन की तरह है, उसको मिडल चेन भी बोलते हैं कंट्रोलर को, वो बीच में ही खेलता है व्यू और मॉडल के बीच में। आई होप आपको MVC का बेसिक मतलब क्लियर हो गया होगा, मॉडल व्यू और कंट्रोल और कुछ है नहीं। देखो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला MVC, लेकिन जस्ट मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इजी भाषा में कि MVC का मतलब होता क्या है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखो अब मैं अब डायरेक्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें है देखो ये MVC के बेस पर ये वर्क करता है। तो देखो आपको तीनों फाइल आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे है, इसका जनरल आपको मोस्ट ऑफ यूज होगा। तो आपको पहले बात करता हूँ कंट्रोलर की, भाई कंट्रोल की फाइल कहाँ पे होगी लारावेल में। तो देखो यहाँ पे ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर होगी। देखो अभी तक मैं पहले आपको यहाँ पे ओपन करके प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। तो देखो हमने पहले वीडियो में आगे के वीडियो में हमने क्या किया था, देखो आगे के वीडियो में हमने देखो यहाँ पे लारावेल अंडरस्कोर लाइव करके फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर क्रिएट करने के बाद देखो मैं यहाँ पे अंदर गया था, देखो उसके बाद मैं यहाँ पे CMD में गया था। CMD में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट कमांड का यहाँ पे आर्टिसन कमांड का यूज़ किया था। आर्टिसन कमांड का यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे डेमो1 नाम का प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट किया था, देखो उसका फोल्डर यहाँ रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर जाता हूँ। आई होप आपने ये सब कुछ देख लिया होगा अगले वीडियो में। उसके बाद देखो यहाँ पे पूरी डायरेक्ट स्ट्रक्चर आ गई। अब मैं इसको मैंने ओपन उसको किया है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, देखो ये रहा। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि कैसे आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है, उसमें कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और कैसे आप इसमें ओपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे की वीडियो में। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे क्या टर्मिनल पे आके न्यू टर्मिनल मैंने क्लिक किया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करता हूँ। उसके लिए मैंने आपको कमांड बताया है ऑलरेडी, PHP आर्टिसन सर्व। ये मेरे डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे जाएगा 800। आप पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं, मैंने अगले के वीडियो में आपको अच्छे से समझाया होगा। देखो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके माउस अपना क्लिक करता हूँ इस पर लिंक पे, इसी के तरह से डायरेक्ट जंप करेगा हमारे ब्राउज़र में। देखो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैंने नहीं बनाया, ये लारावेल ने पहले प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट उसने प्रोवाइड किया है, यही फ्रेमवर्क की खासियत है। अब देखो इस साइड में मैं यहाँ पे लारावेल की वेबसाइट ओपन रखता हूँ ताकि आपको एक हैबिट पड़ जाए कि लारावेल की वेबसाइट से आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ के अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का टैब है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन ओपन गया। अब देखो वापस यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट में आता हूँ। देखो हमारा सर्वर स्टार्ट है, तो ये पूरी डायरेक्टली मैं अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखो मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो मैं आपको इतना समझाने वाला हूँ, उसके बाद कंप्लीट दूसरी फाइल से मैं देखो आपको इस दूसरी फाइल से कंप्लीट वापस पूरी डायरेक्टली फटाफट मैं आपको यहाँ पे समझा देने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल में मैंने आपको क्या बोला, कंट्रोल यानी कि ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोल्स नाम का फोल्डर होगा। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पहला डायरेक्टरी। कंट्रोल में मैंने आपको क्या बोला, कंट्रोल यानी कि
ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोल्स नाम का फोल्डर होगा। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पहला डायरेक्टरी ऐप, उसके अंदर होगा कंट्रोलर, सॉरी उसके अंदर होगा HTTP, देखो ये रहा। उसके अंदर होगा कंट्रोलर, ये रहा। यहाँ पे कंट्रोलर भी है और HTTP के नीचे आप जाओगे तो मॉडल्स की फाइल फोल्डर की भी है, देखो ये रहा। देखो इसमें ओल्ड वर्जन में, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है 8 है। कौन सा है? लारावेल 8। तो ओल्ड वर्जन में आप जाओगे ना तो उसमें क्या है, ये मॉडल्स का फोल्डर नहीं बनाया है उसने, डायरेक्ट ऐप के अंदर ऐसे ही बाहर आपको फाइल छोड़ देनी है मॉडल्स की। देखो ये अभी फोल्डर के अंदर ये यूज़र है ना, ये आपको यहाँ पे बाहर छोड़ देनी है, बस इतना ही चेंज है ओल्ड वर्जन में। और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, आपको HTTP के अंदर कंट्रोलर ये रहा, उसके बाद अंदर मिडलवेयर का भी आपको यूज़ आएगा, उसके बाद ये मॉडल रहा। चलो स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं हम। कंट्रोल की फाइल आपको आई होप आपको पता चल गई होगी। देखो अब इसको आप रट्टा मत मारो, जैसे हम प्रोजेक्ट करते जाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आती है मॉडल। मॉडल में मैंने क्या बोला था, ऐप के अंदर मॉडल्स, मैंने अभी आपको वहाँ पे दिखाया। देखो ऐप के अंदर, वापस यहाँ पे सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। HTTP के अंदर कंट्रोल आपको मैंने दिखाया, उसके बाद मॉडल्स, देखो ये रहा ऐप के अंदर बाहर मॉडल्स। यहाँ पे आपको मॉडल्स की फाइल, इसको टच ही नहीं करना, ये user.php उसने बाय डिफॉल्ट बनाया, मैंने नहीं बनाया, और आपको इसको टच भी नहीं करना। ओके, तो चलो अब आगे। मॉडल्स के बाद आता है व्यू की फाइल। व्यू में क्या करना है, देखो रिसोर्सिस करके उसके अंदर व्यूज का नाम का एक फोल्डर होगा। देखो ये ऐप को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। रिसोर्सेस नाम का कहाँ पे, देखो ये रहा रिसोर्सेस, उस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखो ये व्यूज नाम का है, इस पर मैंने क्लिक किया। देखो ये रही welcome.blade.php, ये भी उसने बाय डिफॉल्ट बनाया, जो हमको यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। देखो ये रहा, ये इसका डिज़ाइन और कोड इसी फाइल में है welcome.blade.php में। देखो यहाँ पे ये रही रिसोर्सेस के अंदर व्यूज नाम का फोल्डर है। देखो आप ऐसा मत समझो कि व्यूज नाम का फोल्डर है तो उसमें आपको ये जो डिज़ाइन वाली फाइल है वहीं पे आपको रखनी है। काफ़ी सारे फोल्डर में ये व्यूज नाम का फोल्डर होगा, लेकिन आपको समझ लो रिसोर्स के अंदर जो व्यूज नाम का है ना उसी में आपको रखना है। और कहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा और डायरेक्टरी में, एक दो डायरेक्टरी में आपको व्यूज नाम का फोल्डर मिलेगा, लेकिन उसमें आपको फाइल नहीं रखनी है। देखो ये हो गए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो CM और V मतलब कि समझ लो कंट्रोलर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मॉडल की फाइल कहाँ पे रखनी वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद व्यू की फाइल कहाँ पे रखनी वो आपको समझ में आ गया होगा। और MVC का मतलब भी आपको समझ में आ गया। ये 3 फाइलों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और देखो यहाँ पे मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको उसकी जगह पे पड़ेगी माइग्रेशन की। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखी हुई एक्स्ट्रा फाइल रिक्वायरमेंट। MVC के अलावा एक्स्ट्रा फाइल कौन सी आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी, देखो इतनी फाइल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसका भी पाथ मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। पाथ बोलो या फिर राउट बोलो या फिर URL बोलो, देखो ये रहा राउट। मैंने उसको देसी भाषा में लिखा है कि राउट, यहाँ पे राउट को क्या बोलते हैं, पाथ बोलो या फिर URL बोलो। देखो इसको है, ये पाथ बोलो या फिर इसको URL बोलो, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना इसको। अब उसकी फाइल कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा, उसकी फाइल है राउट्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर web.php करके है। देखो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे राउट्स नाम का फोल्डर कहाँ पे, देखो ये रहा राउट्स नाम का, उसके अंदर आता है web.php। जब भी आपको एक PHP का पेज या फिर बोलो HTML का पेज आपको कॉल करना है, तभी आपको हर एक समय आपको एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। एक पेज में 2-2 3-3 भी राउट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक पेज में अगर 2 फॉर्म बनाएंगे तो उसकी 2 एक्शन दोगे तो 2 राउट भी क्रिएट हो सकते हैं। तो राउट क्रिएट करने के लिए आपको इस फाइल का भी यूज करना पड़ेगा। राउट्स के अंदर web.php, देखो ये रहा बाय डिफॉल्ट उसमें एक राउट होगा। देखो ये रहा राउट गेट करके, वेलकम वाला। ये वेलकम क्या है, ये वेलकम वाली फाइल यहाँ पे हमने कहाँ पे देखा था, रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर। देखो ये रहा वेलकम वाली फाइल, ये उसने अभी कॉल किया है बाय डिफॉल्ट। इस राउट को बाय डिफॉल्ट भी बोल सकते हो कि जैसे आप कॉल करोगे तो डायरेक्ट ये कॉल हो जाएंगी। इंडेक्स फाइल आप बोल सकते हो इसको, नाम भले इंडेक्स ना हो लेकिन इसको यहाँ पे मैंने इंडेक्स नाम दिया है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होगा। उसके बाद आता है, देखो पाथ बोलो, राउट बोलो और URL बोलो। उसके बाद हम कवर करेंगे एंट्री डोर। देखो ये मैंने देसी भाषा में लिखा हुआ, मतलब अब हम बात करें मिडलवेयर की बात करें। मिडलवेयर मैंने आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाया है बेसिक कि मिडलवेयर मतलब कि इसका मेन एग्जांपल दूँ तो लॉगिन के समय मुझे हर एक पेज में मुझे चेक करना है कि भैया ये लॉगिन है तभी इस पेज में जाना चाहिए। वेलकम पे पेज में, मेरे शॉपिंग के वेबसाइट में, कार्ट के पेज में, तो वो जो छोटा सा कोड है जो हर एक पेज में मुझे फायर करना है तो वो मैं यहाँ पे मिडलवेयर की फाइल में लिखूंगा और हर जगह मैं कॉल करवाऊंगा। वो मैं आप लोगों को लॉगिन का पेज जब हम क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तब इसका यूज़ आएगा।
तो देखो इसका फाइल में अभी आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे है। एंट्री डोर बोलो, लॉगिन और कार्ट शॉपिंग की वेबसाइट में ये आता है। बस जस्ट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा और इसको मैंने यहाँ पे दिखाया। एंट्री डोर यानी कि हर एक पेज उसको चेक करने के बाद ही आगे बढ़ेगा। भाई ये सेशन है तभी आगे जाओ, सेशन नहीं है तो वापस पीछे जा जाओ। इसको मैंने इसका नाम दिया एंट्री डोर। जैसे हम घर पे आते हैं ना, डोर के प्रवेश करने के बाद ही अंदर आते हैं। हर एक फाइल को यहाँ पे डोर को प्रवेश करने के बाद, कंडीशन को चेक करने के बाद ही आपको आगे यूजर को जाने देगा। अगर उसने लॉगिन नहीं किया तो वापस पीछे भेज देगा कि भाई तू लॉगिन करके आ लॉगिन के पेज में पहला। बस इस छोटे से कोड को हम कहाँ पे रखेंगे, मिडलवेयर में। तो देखो ये कहाँ पे है, ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडलवेयर की फोल्डर में है। देखो यहाँ पे हम देखें ऐप के, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था कि ऐप के अंदर देखो ये हमारा मेन फोल्डर है। ऐप के अंदर काफ़ी कुछ है। देखो ऐप के अंदर कहाँ पे मैंने आपको बताया, HTTP के अंदर देखो ये रहा मिडलवेयर। देखो वापस यहाँ पे बताता हूँ कि ऐप के अंदर कौन कौन से है। ऐप के अंदर आप आओगे तो HTTP के अंदर कंट्रोलर से हमारा, उसके बाद देखो यहाँ पे मिडलवेयर है। मिडलवेयर जनरली आपको प्रोजेक्ट में यूज एक ही जगह पे है। अगर आपने एक बार उसको लॉगिन का पेज बना लिया, उसको लॉगिन का कोड आपने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद जनरली मुझे नहीं लगता कि आपको मिडलवेयर की और ज्यादा जरूरत होगी। नाउ बेस અત્યારે क्या होता है, અત્યારે जनरली लॉगिन के पेज पे मिडल को जनरली कॉल किया जाता है। और आपको कहीं पे रिक्वायरमेंट तो आप अपनी रीते उसको कॉल कर सकते हो। इसका मेन यूज यही है कि अगर आपको एक कोड, छोटा सा कोई कोड हो जो आपको 2 या फिर 3 फाइल में लिखना है, तो आपको एक कोड यहाँ पे रख दो और सभी फाइल में यह कोड बाय डिफॉल्ट हो जाता है। वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो HTTP के अंदर कंट्रोलर, उसके बाद यहाँ पे मिडलवेयर, उसके बाद मॉडल भी यहाँ पे है। देखो यहाँ पे 3 फोल्डर है, कंट्रोल, मॉडल, उसके बाद ये रहा मिडलवेयर है। ये ऐप फोल्डर हमने समझ लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था, राउट्स का भी देख लिया, मिडलवेयर का भी देख लिया। उसके बाद आता है CSS JS फाइल, बूटस्ट्रैप ऑल फाइल्स और ऑफलाइन। देखो मतलब बूटस्ट्रैप के हम ऑफलाइन करेंगे तो उसकी फाइल हम डाउनलोड करके, भाई CSS की फाइल आप दो, JS की फाइल, सारी बूटस्ट्रैप की फाइल होगी। वो सब कुछ अगर हमने कस्टम भी क्रिएट की है CSS और JS की फाइल, तो हम इस डायरेक्टरी में कहाँ पे रखेंगे, ये खास इंपॉर्टेंट है। देखो आप पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको वो रखनी है। देखो ये रही, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पब्लिक फोल्डर कहाँ पे है। देखो ये रहा पब्लिक फोल्डर। तो वो आपको यहाँ पे बाहर भी रख सकते हो या फिर उसके अंदर कोई एक फोल्डर क्रिएट करके भी आप यहाँ पे रख सकते हो। हम जनरली उसको एसेट बोलते हैं, एसेट। अगर आप कोई रेडीमेड टेम्पलेट या फिर थीम डाउनलोड करेंगे तो उसका एक एसेट फोल्डर होगा, उसके अंदर उसकी कंप्लीट CSS और कंप्लीट JS फाइल होगी। बस आपको वो यहाँ पे रख देनी है। वो सब कुछ मैं आपको आगे समझाऊंगा। बस आपको मैं साथ में बेसिक इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो जाए। जैसे हम करेंगे मैं वापस हर एक लाइन रिपीट करता ही रहूँगा। देखो उसके बाद आता है डेटाबेस कनेक्शन। आपको डेटाबेस कनेक्शन करना होगा। हम MySQL का यूज़ करेंगे तो डेटाबेस के लिए क्या है, .env फाइल है। देखो यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसा लिखा क्योंकि ये बाहर ही पड़ी हुई है। देखो .env फाइल कहाँ पे है, देखो ये रही .env फाइल, ये उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। देखो ये लारावेल में बाय डिफॉल्ट ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमें बस कुछ जनरली बेसिक ही चेंज करना है कि भाई उसका नेम क्या है डेटाबेस का, उसका होस्ट क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी आप समझ लो डायरेक्टरी कि यहाँ पे env फाइल, उसकी भी आपको एक बार रिक्वायरमेंट होगी अपने प्रोजेक्ट में, एक बार डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके बाद इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। देखो यहाँ पे मैंने माइग्रेशन की बात की थी कि लारावेल में आपको यहाँ पे मैंने बोला था कि लारावेल में एक मॉडल भी क्रिएट होगा, लेकिन आपको जनरल उसका बेसिक यूज़ नहीं करना है। उसकी जगह आप समझ लो कि माइग्रेशन का मुझे यूज़ करना है। मॉडल के अंदर हमें टेबल नहीं बनाना, हमें माइग्रेशन के अंदर टेबल बनाना है। उसको बोलते हैं टेबल स्कीमा। टेबल स्कीमा यानी कि देखो वापस यहाँ पे दिखा देता हूँ। टेबल स्कीमा मतलब कि जब समझ लो, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे समझ लो, सॉरी यहाँ पे एक मैंने देखो ऐसा लिखा होगा टेबल नाम का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा टेबल। उसके अंदर मुझे रखना है स्ट्रिंग, मेरी डेटा टाइप है, सॉरी यहाँ पे मुझे रखना है स्ट्रिंग। उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने साइज दे दी 50। देखो ऐसा आपको करना होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे सेम आपको यहाँ पर रख सकते हो भाई फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी रख सकते हो, मोबाइल नंबर। उसके बाद मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे 10 उसकी साइज दे दी। जैसे हम GUI में टेबल बनाते थे वो बस सेम टू सेम हम बस यहाँ पे कोडिंग से बनाने वाला है। मैं आपको इजी वे में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पे रही माइग्रेशन का। देखो माइग्रेशन की फाइल कहाँ पे है, डेटाबेस नाम के फोल्डर के अंदर माइग्रेशन नाम का फोल्डर होगा। हम देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको डेटाबेस दिख रहा है, यस आपको डेटाबेस दिखेगा। देखो ये रहा डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस में जाने के बाद आपको देखो ये रहा माइग्रेशन नाम की फाइल यहाँ पे है। उस पर बस आपको जस्ट क्लिक करना है। देखो ये रही।
ये माइग्रेशन के अंदर आपको देखो यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे दिख रही है। ये 3 माइग्रेशन मैंने क्रिएट नहीं किए, ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके दिए हैं जो लारावेल ने। और हम यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट एक को क्लिक करने के बाद देखो ये रहा। देखो इसी तरह हमें टेबल बनाना है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दिया, उसके बाद देखो ये टेबल की आईडी, उसके बाद देखो स्ट्रिंग नेम, उसके बाद स्ट्रिंग ईमेल आईडी, स्ट्रिंग पासवर्ड, उसकी साइज़ भी मैं यहाँ पे ऐसा दे सकता हूँ। भी इसमें मैं चेंजेस नहीं करूँगा देखो, क्योंकि ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया, मैं उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करूँगा। देखो ऐसे आप साइज़ भी दे सकते हो, मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊँगा। अब मैं वापस यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ डोंट सेव के साथ, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाई हुई। ये माइग्रेशन क्लोज कर दिया। आई होप आपको जितनी रिक्वायरमेंट वो तो मैंने सब कुछ समझा दी। और एक लास्ट में फाइल बता देता हूँ कि कंपोजर डॉट जेसन फाइल, इसमें क्या है देखो, चेक लारावेल वर्जन मैंने आपको बताया जा। तो देखो इस कमांड से आप मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था अगले वीडियो में। तो इस कमांड का क्या बाय डिफॉल्ट ये काम करेगा लेटेस्ट वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन। तो लेटेस्ट वर्जन हमारा कौन सा है, 8.x है। 8.x यानी कि 8.1 8.2 जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट में इंस्टॉल करके दे देगा। तो वो वर्जन हम कैसे चेक करेंगे, तो आपको इस फाइल से आपको वर्जन पता चल जाएगा, कंपोजर डॉट जेसन। ये फाइल बाहर ही होगी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे होगी कंपोजर डॉट जेसन, ये रही। उसमें आप स्टार्टिंग में देख सकते हो फ्रेमवर्क करके कुछ होगा। देखो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, लारावेल फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पे कौन सा 8.4 हमारा वर्जन है अभी। उसने बाय डिफॉल्ट 8.4 वर्जन उसने डाउनलोड करके रखा है लारावेल ने। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये फाइल स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, देखो मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको इसको डेप्थ में समझना नहीं है, आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे और उसको रट्टा भी मत मारो। मेरी एक गारंटी है, जैसे आप मेरे साथ कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे ना, सभी पहले मैं आपको याद करवा दूंगा और कुछ इसमें नहीं है। अब मैं वापस इस पूरी डायरेक्टरी को विथ डिटेल के साथ, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है उसको एग्जाम पेपर में लिखना है तो विथ डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में पूरा मैं समझा देता हूँ, बस आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ये वापस सभी डायरेक्टरी हम कवर करेंगे, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वापस मैं बोल रहा हूँ, आपको उसको रट्टा नहीं मारना। देखो मैंने यहाँ पे दूसरी फाइल मैंने बना के रखी है। देखो ये रही हमारी फाइल, यहाँ पे देखो पूरी डायरेक्टरी समझा के मैंने रखी है विथ की पॉइंट्स के साथ कि आपको कौन से पॉइंट्स इसमें याद रखना है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको भी, स्टेप बाय स्टेप पूरी डायरेक्टरी मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। देखो उसमें पहला क्या है, एप डायरेक्टरी सबसे पहली आती है। देखो यहाँ पे सारी डायरेक्टरी मैंने ऐसे लिख के रखी है, इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है वो भी मैंने लिख के रखा है। तो सबसे पहले आती है एप डायरेक्टरी। तो जनरली हम क्या कहते हैं, एप डायरेक्टरी हम बोलते हैं हार्ट डायरेक्टरी। हार्ट यानी कि आप समझते हो मेन डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी पूरे प्रोजेक्ट में। उसके बाद अंदर देखो 1 बाय हम सारे फोल्डर यहाँ पे कवर करेंगे। देखो एप डायरेक्टरी मैंने क्लिक किया, उसके अंदर इतने फोल्डर है। तब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो हम समझते हैं। उसके अंदर कंसोल नाम का एक फोल्डर आता है, उसमें क्या है, कंटेन्स ऑल योर आर्टिसन कमांड। आर्टिसन यानी कि एक कमांड लाइन टूल का आप सब बोल सकते हो। जब आप कमांड लिखते हो ना, क्रिएट का कमांड लिखोगे, माइग्रेशन क्रिएट का कमांड लिखोगे, मॉडल क्रिएट करेंगे, व्यू आप कमांड से क्रिएट नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, हम इससे बस मॉडल क्रिएट करेंगे, माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप मिडलवेयर भी कमांड से क्रिएट करेंगे। तो वो जो क्रिएट करेंगे ना उसको हम बोलेंगे आर्टिसन कमांड। तो वो कोई आर्टिसन कमांड आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। जो हम कमांड लिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा PHP आर्टिसन सर, वो हम खुद का भी बना सकते हैं। तो जब हम खुद का बनाएंगे तो वो हम कहाँ पे रखेंगे, वो हम इस कंसोल की फाइल में हम रखेंगे और उसको हमें रजिस्टर भी करना होगा। kernel.php करके एक फाइल आएगी, उसमें हम रजिस्टर भी करेंगे। देखो ये आपको अभी मैं नहीं बताने वाला, आपको डेप्थ में समझना होगा ये। अभी मैं जस्ट डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये आएगा, आप समझ लो, कस्टम जब हम आर्टिसन क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे रखना है। देखो ये रहा, कंसोल के अंदर आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको रखने के बाद आपको यहाँ पे kernel.php में उसको रजिस्टर भी करना होगा। अब आगे की बात आती है, देखो एक्सेप्शन की एक फोल्डर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा ऐप के अंदर एक्सेप्शन, देखो ये रहा। आई होप ने आपने ये वर्ड तो सुना होगा एक्सेप्शन। उसको क्या है, देखो क्रिएट ओन एक्सेप्शन फाइल। अगर आप खुद की एक्सेप्शन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेप्शन यानी कि आपने नाम सुना होगा, ट्राई, कैच, थ्रो। भैया फंक्शन के बाहर से मुझे थ्रो करना है तो आप थ्रोस कीवर्ड यूज़ करेंगे फंक्शन में, और फंक्शन से अंदर से आपको थ्रो करना है तो आप थ्रो कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसा आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। बस ये जो आपको क्रिएट करना है खुद का एक्सेप्शन, तो आप वहाँ पे फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कहाँ पे, एक्सेप्शन के अंदर। उसके बाद है HTTP के नाम का फोल्डर, ये हमारा मेन फोल्डर आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है। उसमें कंट्रोलर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमें रिक्वायरमेंट है मेन कंट्रोलर। उसके बाद मिडलवेयर भी मैंने आपको बता चुकी है, ये हमें प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी। हर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको जरूर होगी।
वापस यहाँ पे बोल देता हूँ, ये जो फाइल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये फाइल जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी है आपको मेन आपको रिक्वायरमेंट होगी जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करो इतनी तो आपको रिक्वायरमेंट होगी ही, पर रट्टा मत मारो, आपको वैसे ही याद रह जाएंगे। देखो वापस यहाँ पे आता हूँ, मिडलवेयर बता दिया, कंट्रोलर मैंने बता दिया, उसके बाद कर्नल.php। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, ये क्या है भैया, देखो HTTP के अंदर कंट्रोलर समझा दिया, मिडलवेयर समझा दिया, उसके बाद कर्नल.php। देखो उसमें क्या है, कर्नल.php के अंदर रजिस्टर मिडलवेयर। जैसे हम मिडलवेयर एक क्रिएट करेंगे तो उसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, तो हम इस फाइल में हम रजिस्टर करेंगे कर्नल.php में रजिस्टर मिडलवेयर। उसके बाद फोल्डर आएगा मॉडल्स नाम का एक फोल्डर आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप के अंदर कंसोल, एक्सेप्शन, HTTP और मॉडल्स और प्रोवाइडर। तो मॉडल्स नाम का देखो, मॉडल्स उसके उतना कुछ नहीं है, बस हम यहाँ पे एक मॉडल्स कमांड के थ्रू हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आना है, देखो मॉडल्स मतलब देखो नो यूज इन लारावेल, उसके जगह पे आपको माइग्रेशन यूज किया है। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, लेकिन ये फाइल दोनों अलग है, मॉडल्स अलग है, माइग्रेशन अपनी जगह पे अलग है। वो दोनों टॉपिक तो अलग ही है, लेकिन मैं आपको इजी याद रहने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मॉडल्स की फाइल को आप समझ लो कि ये माइग्रेशन की फाइल है, क्योंकि मॉडल्स की फाइल में जनरली हमें कुछ चेंज नहीं करना है। हमें जो मॉडल्स की फाइल में चेंज करना है वो सब हमें माइग्रेशन में करना है। माइग्रेशन में चेंज मतलब किया है आपको बस जस्ट टेबल क्रिएट करना है, बस आपको 3 से 4 लाइन का कोड आएगा। जितना आपको टेबल में कॉलम चाहिए, उसकी डेटा टाइप क्या चाहिए, उसकी साइज क्या चाहिए, बस आपको ये माइग्रेशन की फाइल में डिफाइन करना है, कुछ नहीं है। जैसे हम टेब क्रिएट करेंगे हम आगे प्रोजेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम डेटाबेस में टेबल भी बनाएंगे साथ में। उसके बाद आता है प्रोवाइडर्स। देखो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, यानी कि आपको ये समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको स्किप कर दिया। देखो ऐप सर्विस प्रोवाइडर, वॉच सर्विस प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको टॉपिक समझने की जरूरत है नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं आएगी आपको प्रोजेक्ट में कहीं भी, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको स्किप कर दिया। और एक बात कहते हैं तो स्किप किया, यानी कि अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो भी क्या है, तो आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके रखी है। लारावेल की वेबसाइट ओपन करने के बाद आप उसको यहाँ पे टैब में डॉक्यूमेंटेशन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पे आना है गेटिंग स्टार्ट के अंदर, आपको देखो यार डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उस पर मैंने क्लिक किया। देखो यहाँ पे पूरी डायरेक्टरी डेप्थ में उसने समझा है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, रूट डायरेक्टरी, देखो ये ऐप डायरेक्टरी है, ये सभी है। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐप पे क्लिक करता हूँ तो देखो ऐप डायरेक्टरी, बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी, कॉन्फ़िग, सब कुछ उसने यहाँ पे अच्छे से उसने समझा के रखा है। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट देसी भाषा में समझा रहा हूँ, उसी को मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लो। और स्मॉल कीवर्ड के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको मेन एक कीवर्ड अगर आपको माइंड में याद रख लिया ना तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो समझ लो कि प्रोवाइडर्स की आपको कुछ अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं, और देखो यहाँ पे अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया ऐप फोल्डर, उसके अंदर और कुछ है नहीं, लेकिन अभी भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। देखो ऐप फोल्डर के अंदर मेनी क्लासेस डायरेक्टरी जनरेटेड इन ऐप डायरेक्टरी बाय यूजिंग आर्टिसन कमांड। देखो आर्टिसन के ऐसे कई सारे कमांड है, उसका यूज करके आप इसमें क्लास या फिर डायरेक्टरी जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये समझना मत, आपको कंफ्यूज करेगा। देखो PHP आर्टिसन मेक कोलोन जॉब, मतलब क्या करेगा, अगर इस कमांड को मैं फायर करूंगा ना तो वो क्या करेगा, दिस कमांड क्रिएट जॉब क्लास, ये एक जॉब क्लास नाम का एक क्लास क्रिएट करेगा। किस में क्रिएट करेगा, बाय डिफॉल्ट ये इसमें जाएगा, ऐप के अंदर कोई कुछ भी मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा ना तो ये इसमें जाएगा, कुछ भी, यानी कि देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और काफ़ी सारे कमांड है, लेकिन जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल दिया है। PHP आर्टिसन मेक इवेंट, मुझे कोई इवेंट फायर करनी है अपने प्रोजेक्ट में, तो इस कमांड के साथ मैं इवेंट का एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा, उसके अंदर हम फाइल रखेंगे। तो उसके लिए ये कमांड है PHP आर्टिसन मेक कोलोन इवेंट, तो उसके अंदर मैं क्या क्रिएट इवेंट डायरेक्टरी में क्रिएट करूंगा, वो भी कहाँ पे जाएगा, ऐप डायरेक्टरी के अंदर। अभी बाय डिफॉल्ट ये प्रोवाइड नहीं कर रहा, हम कमांड के थ्रू उसको क्रिएट करना पड़ता है। इसकी रिक्वायरमेंट देखो आपको प्रोजेक्ट में कहीं भी नहीं पड़ेगी, लेकिन जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैं सब कुछ यहाँ पे डेप्थ में समझा रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम पेपर में भी लिखना काम आएगा, अगर स्टूडेंट नहीं हो तो आपको समझना चाहिए आपको क्या क्या, आपको एक बार जस्ट आइडिया आ जाए कि भाई कौन सी डायरेक्ट में क्या क्या आगे होने वाला है। उसके बाद आता है PHP आर्टिसन मेक कोलोन लिसनर। लिसनर अपने नाम एक बार आपने जावा में पढ़ा होगा, लिसनर। जैसे मैं किसी इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो क्या लिसनर कॉल होता है कि भाई क्या इसमें कॉल होना चाहिए, ऑन क्लिक, ऑन बटन प्रेस, ऐसा आपने नाम सुना होगा, तो वो भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे कमांड लिखूंगा तो एक लिसनर नाम का एक फोल्डर ये क्रिएट कर देगा लारावेल। उसके बाद PHP आर्टिसन मेक कोलोन नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आप भेजना चाहो तो उसके लिए भी आपको एक यहाँ पे ऐसा डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा।
वो सब कुछ देखो, ये सब कुछ क्रिएट कहाँ पे होगा, ऐप डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होगा। और कई सारे कमांड है, लेकिन मैं जस्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने इतने कमांड लिखे हैं। और एक बात बता दे तो आपको ये प्रोजेक्ट में कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आप एडवांस लेवल का कुछ प्रोजेक्ट बनाए तो बात अलग है, लेकिन आप कॉलेज लेवल पे बनाओ तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद चलो हम आगे चलते हैं। ऐप डायरेक्टरी मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आता है बूटस्ट्रैप। तो देखो ये फोल्डर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि बूटस्ट्रैप ये क्या है। देखो ये हम जो डिज़ाइन व्यू के अंदर जो बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं ना, बूटस्ट्रैप की थीम यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप का CDN करके हम अपनी क्लास यूज़ करते हैं, BTN डेंजर, BTN प्राइमरी, वो वाला बूटस्ट्रैप ये नहीं है। ये लारावेल यूज़ करता है इस बूटस्ट्रैप फोल्डर का। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे पहले आपको क्लिक कर देता हूँ। ये आपको कहीं पे प्रोजेक्ट क्रिएट के समय आपको कुछ यूज़ नहीं करना है, बस आपको जस्ट माहिती के लिए, मैं आपको बेसिक नॉलेज आपका बताने के लिए आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। देखो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, हमारे ये केच करके एक फोल्डर है, उसके बाद यहाँ पे app.php एक फाइल है। अब देखो इसको समझते हैं बेसिक। बूटस्ट्रैप देखो ये फोल्डर क्या है, इस कंटेन्स द फाइल दैट द लारावेल फ्रेमवर्क यूज टू बूट एवरी टाइम इट्स रन। जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तब ये लारावेल ये खुद अपने आप इसको कॉल करता है और एवरी टाइम ये बूट करता रहता है इस फोल्डर को बूटस्ट्रैप में। क्यों? उसके अंदर देखो एक केच प्रकार का फोल्डर है। केच यानी कि कंटेन्स फ्रेमवर्क जनरेटेड फाइल, मतलब कि देखो यहाँ पे लिखा है फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। देखो केच यानी कि आप समझ सकते हो, जैसे हम कुकी स्टोर करते हैं ना, कुकी, वैसे ये अपने इस फोल्डर के अंदर केच स्टोर करते हैं। अगर मैंने एक बार कोई प्रोजेक्ट को रन किया तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको लारावेल बैकग्राउंड में कॉल करेगा और इस केच के अंदर आपका राउट बोलो या फिर आपका पेज बोलो, ये उसमें यहाँ पे स्टोर करके रख देगा। तो अगर आप दूसरी बार जैसे इसको कॉल करेंगे ना, तो यहाँ से केच में से उठा के आपको डालेगा, ताकि कि अगर आपका इंटरनेट स्लो हो या फिर आप समझ सकते हो कोई और दिक्कत हो, आपके कंप्यूटर में स्लो चल रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस यानी कि स्पीड आपको बढ़ा के ये आउटपुट देगा। इसलिए लारावेल ये खुद को यहाँ पे यूज़ करता है। हमें कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, बस इतना ही उसका यूज़ है, समझ लो। मैं आपको कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब कि जो जिसका यूज़ जे है वो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप यानी कि वो लारावेल बाय डिफॉल्ट ये यूज़ करेगा। केच यानी कि अगर वो यहाँ पे हर एक बार यहाँ पे केच में ये बाय डिफॉल्ट अपना प्रोजेक्ट बोलो, अपनी फाइल बोलो, अपना URL बोलो, वो यहाँ पे स्टोर करता जाएगा। क्योंकि ये इसका एडवांटेज क्या है, वो यहाँ पे केच से उठा के आपको ब्राउजर में फेंकेगा, यानी कि आपकी स्पीड में इंक्रीज होगा, कुछ आपकी स्पीड बढ़ेगी। वो हमें डेप्थ में नहीं समझने कि लारावेल कैसे करता है, वो हमें डेप्थ में उसको नहीं समझना। और एक मैंने, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले देख लो, क्योंकि और एक टॉपिक मैंने यहाँ पे केच के बारे में बताया है कि केच में कई बार में क्या प्रॉब्लम आती है। देखो यहाँ पे मैं फटाफट आपको एक दिखा देता हूँ केच में प्रॉब्लम क्या आती है। देखो पहली बार मैंने यहाँ पे प्रोग्राम मैंने अपना रन किया, हाई करके मैंने अपना प्रोग्राम यहाँ पे रन किया। आज पूरा दिन मैंने यहाँ पे हाई करके प्रोग्राम मैंने रन किया, समझ लो ये एरर जनरली आती नहीं है, लेकिन कई बार आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो तो यहाँ पे मैंने हाई करके यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को मैंने रन किया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी। अगर मैंने आज पूरे प्रोग्राम में हाई करके आउटपुट लिया, तो अगर मैं कल एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो ये आउटपुट में मैंने उसके बाद मैंने चेंज करके मैंने हेलो किया, लेकिन ये आउटपुट में मुझे देगा क्या, हाई देगा। क्यों भैया? ये मुझे केच से उठा के मुझे दे रहा है। लारावेल में जो केच स्टोर करके रखी ना, मुझे वहां से उठा के मुझे यहाँ पे ब्राउजर में ये हाई देगा। ये प्रॉब्लम है, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई मेरी एरर कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे उसका सोल्यूशन डालना है। उसका प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन आपको कुछ नहीं करना है, उसके सोल्यूशन में आपको ये ही करना है, PHP आर्टिसन यहाँ पे क्लियर करके कमांड है, क्लियर कोलोन केस, ऐसा है कैच। देखो ये कमांड आप जैसे लिखोगे आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। देखो मैं आपको अच्छे से आगे समझाने वाला हूँ। हम जैसे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें आई थिंक अपने आप ये एरर आ ही जाएगी बीच में, तो मैं आपको ये समझा दूंगा। आई होप आप सब समझ गए कि कैच मतलब कि क्या, ये हर बार इसको स्टोर करेगा। कई बार क्या होता है, मैं उसको फाइल में चेंजेस करूंगा, हाई की जगह पे मैंने आउटपुट में हेलो कर दिया फाइल के अंदर, तो आउटपुट में ये हाई दिखाएगा। क्यों? लेकिन ये वो कैच के अंदर जो स्टोर है बार बार उठा के उसी को मुझे ब्राउजर में दिखा रहा है। तो इसका सोल्यूशन के लिए आपको कैच फाइल को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो कैच फाइल मतलब आप मैन्युअली उस फोल्डर को मत डिलीट कीजिए, आप बस यहाँ पे कमांड लिखिए PHP आर्टिसन क्लियर कोलोन कैच। काफ़ी सारे कैच के कमांड है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आता है कन्फिग फाइल। देखो यहाँ पे पहले आपको आप जाता हूँ, ऐप वाली समझा दी, बूटस्ट्रैप मैंने समझा दी, कैच मैंने समझा दी, और देखो ये ऐप क्या है वो आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आता है कन्फिग। तो कन्फिग के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे इतनी सारी, पहले सब कुछ मैं डेप्थ में नहीं समझाऊंगा। देखो आपको रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। कन्फिग यानी कि ऑल कन्फिगरेशन फाइल लाइव, जितनी भी कन्फिगरेशन फाइल हो ये इस फोल्डर के अंदर लारावेल रखता है। तो देखो अगर मुझे यहाँ पे समझ लो, मैंने आपको और एक बात बताई थी कि देखो यहाँ पे database.php करके एक फाइल यहाँ पे होगी,
कहाँ पे गई, डेटाबेस डॉट php करके एक फाइल, देखो ये रही। इसके अंदर भी मैं डेटाबेस का कनेक्शन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कनेक्शन, डेटाबेस का कनेक्शन करता हूँ। और मैंने और एक फाइल आपको बताई .env फाइल जो बाहर रखी हुई है, वहाँ पर भी मैं कनेक्शन कर सकता हूँ। दोनों फाइल सेम नहीं है, उसमें अपना अपना कुछ डिफरेंस है, लेकिन मैं कनेक्शन का जो कोड लिखूंगा मैं यहाँ पर भी env में भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ। जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब हमें कनेक्शन करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। ये डेटाबेस डॉट php फाइल हुई ना, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें मैं डेटाबेस का कनेक्शन भी करवाऊंगा। उसके बाद आता है ईमेल। देखो ईमेल की एक फाइल आई थिंक यहाँ पे होगी, देखो ये रही मेल डॉट php करके है। अगर मुझे कुछ मेल कुछ यहाँ पे कोड में ऐसा करना है कि भाई एक से कोई क्लिक करे तो सबको मेल जाना चाहिए, SMTP उसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें करेंगे मेल डॉट php में। और एक जगह पे है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप प्रोजेक्ट करेंगे, मैं आपको मेल का एक वीडियो भी मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ कि कैसे हम लारावेल में मेल को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सब कुछ आता है कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल लाइव इन कॉन्फ़िगर फोल्डर इन लारावेल। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। डेटाबेस नाम का एक फोल्डर होगा। देखो ये सब कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अब ये डेटाबेस आई होप आपको समझ में आ गया। देखो ऐप के अंदर मैंने क्या किया, मॉडल, HTTP में कंट्रोलर, मिडलवेयर, इतना। उसके बाद बूटस्ट्रैप, ये हमारा बूटस्ट्रैप नहीं है जो हम डिजाइन में यूज करते हैं, ये बूटस्ट्रैप वो वाला है जो लारावेल यूज करेगा बाय डिफॉल्ट, जो कैच स्टोर करने के लिए रखेगा। कैच यानी कि वो स्पीड बढ़ाने के लिए वो कैच स्टोर करता है, वो बाय डिफॉल्ट करके हमें उसमें कुछ झंझट में उसको पढ़ना नहीं है। उसके बाद देखो कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर यहाँ पे, कॉन्फ़िग यानी कि जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पूरी अपने प्रोजेक्ट में, वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम करेंगे। और ये लारावेल खुद भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करता है, हमें उसमें कुछ डेप्थ में समझने की जरूरत है नहीं। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया डेटाबेस वाला फोल्डर, वो भी मैंने आपको देखो यहाँ पे समझाता हूँ। डेटाबेस में मैंने क्या लिखा है, डेटाबेस यानी कि समझ लो ऑल डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स, जितनी भी डेटाबेस के रिलेटेड फाइल होगी वो यहाँ पे रखेगा। जनरली ये 3 ही आ गई, उसमें और कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको माइग्रेशन बता दिया कि माइग्रेशन क्या है, कैसे करना है, अगले के वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में वापस रिपीट करके शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको समझा दिया है माइग्रेशन। देखो यहाँ पे वापस एक बार ओपन करता हूँ। ऐसे हम टेबल क्रिएट करेंगे। देखो ये नेम नाम का कॉलम, उसको देखो यूनिक की आपको दे सकते हो, नलेबल मत यानी कि मैंने नॉट नल यहाँ पे सेट किया। ये पासवर्ड नाम की स्ट्रिंग मैंने डेटा टाइप रखी, ये सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। नोट से यहाँ पे दे देता हूँ। कहाँ पे गया, डेटाबेस के अंदर ये रहा माइग्रेशन नाम का फोल्डर, वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद फैक्टरीज और इसके अंदर आती है सीडर्स। देखो ये दोनों क्या है, वो दोनों मैं आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखो फैक्टरीज यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि देखो अब ये थोड़ा लेंथी है, लेंथी नहीं है मतलब कि इजी टॉपिक्स है। उसमें दोनों में क्या आएगा, अब दोनों का मतलब समझ लो कि अगर मुझे यहाँ पे डमी डेटा चाहिए, अब मेरे एक प्रोजेक्ट में देखो बड़ा सा एक टेबल है, तो मुझे कोई एक डेटा एंट्री के लिए हमने कुछ बंदे को यहाँ पे बैठा है कि भाई तू डेटा एंट्री कर, ताकि हम प्रोजेक्ट को अच्छे से हम चेक कर पाए कि ये कंप्लीट वर्क कर रहा है नहीं रहा है। तो वो डेटा एंट्री के लिए लारावेल खुद प्रोवाइड करता है। फैक्टरीज और सीडर्स करके 2 टॉपिक है। तो देखो उस 2 टॉपिक्स में क्या है, एक या फिर 2 कमांड हम ट्राई लिखेंगे तो 2 कमांड से वो बाय डिफॉल्ट डमी डेटा जनरेट करके सारी एंट्री कर देगा अपने डेटाबेस में। समझ लो, मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखा, एक कमांड मैंने लिखा, तो वो बाय डिफॉल्ट उस कमांड में मैं लिखूंगा कि भाई मुझे 10 डेटा एंट्री कर दे दो, तो वो इस टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट 10 डमी एंट्री करके देगा, क्योंकि हम उसको क्या अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये इसका फीचर है लारावेल का। आई होप आप सब कुछ समझ गए। फैक्टरीज और सीडर्स का दोनों का साथ ही है, उसमें कुछ माइनर डिफरेंस है, वो चलो मैं आपको बताता हूँ वो क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आपको कवर करता हूँ इस वीडियो में। तो देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैं वापस यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ पे सीडर्स यानी कि एक कमांड से, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, एक कमांड से वो एक ही डमी डेटा जनरेट करेगा, एक ही डमी डेटा अपने डेटाबेस में एंटर करेगा। क्यों मैं डमी डेटा को एंटर कर रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए। अगर समझ लो मेरे पास एक बड़ा सा टेबल है, उसमें 50 कॉलम है, तो 50 कॉलम में क्या है, उसको टेस्ट करने के लिए एंट्री थोड़ी ना करूंगा कि चलो पहले कॉलम में नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, एंटर डेट, वो डेट, तो उसको एंट्री हमें नहीं करनी पड़े, इसलिए ये प्रोवाइड कर लारावेल कि आप बस यहाँ पे एक कमांड के साथ डेटा एंट्री लिख दो, तो आप कितने भी आप डमी एंट्री उसमें कर सकते हो अपने चेकिंग के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीडर्स के यूज करके एक कमांड के साथ एक ही डेटा एंट्री की। तो भैया ये तो बहुत मुश्किल काम है, एक कमांड को एक डेटा एंट्री, एक कमांड एक डेटा एंट्री, तो ऐसे मैं कैसे करूंगा। तो वो उसका प्रॉब्लम सोल्व करने उसने एक दूसरा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो है फैक्टरीज में क्या है, एक कमांड में आप
मल्टीपल, क्या मैंने किया, मल्टीपल डेटा एंट्रीज कर सकते हो, डमी डेटा, मल्टीपल डमी एंट्री, समझ लो 2 से आप कितनी भी कर सकते हो, 2 से 100 करो या फिर 1000 भी कर सकते हो, कितनी भी आप कर सकते हो डमी एंट्री। देखो ये दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सीडर्स और फैक्ट्रीज। सीडर से आप एक ही डेटा डमी डेटा एंट्री कर सकते हो और फैक्ट्री से आप मल्टीपल डेटा डमी डेटा एंट्री आप कर सकते हो अपने डेटाबेस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये मुझे अभी इस वीडियो में समझाना नहीं चाहिए क्योंकि ये मैं आपको डायरेक्टरी की वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको अपने नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका नॉलेज बढ़े इससे, और कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है तो वो एग्जाम में इसको अच्छे से समझ पाए। तो देखो ये फैक्ट्रीज और सीडर्स, आई होप आपको दोनों को आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सीडर्स यानी कि एक डमी एंट्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डमी एंट्री, और यहाँ पे फैक्ट्रीज में लिख देता हूँ 2 और मोर डमी एंट्री। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। वो यहाँ पे फोल्डर है, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देखो फैक्ट्री से है, उसके बाद यहाँ पे सीडर से है। देखो ये कुछ नहीं है, आपको ये सब कुछ लग रहा हो कि भैया मुझे कैसे करूँगा डमी एंट्रीज कैसे, वो आपको अपने प्रोजेक्ट के समय, जनरली आप कॉलेज लेवल पे प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आप इसको कुछ आउटपुट में दिखा भी नहीं सकते, बस आपको ये खुद के टेस्ट के लिए है। अगर मुझे मेरा टाइम बर्बाद होता है कि भाई मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बार बार एंटर कर रहा हूँ, बार बार टेस्ट कर रहा हूँ, तो आपका टाइम बच जाएगा अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो। ये कुछ नहीं है, सब कुछ आपको आर्टिसन का कमांड के यूज़ करने के बाद आपको ये क्रिएट करना है। मैं आपको उसका आर्टिसन की एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, उसमें सारे कमांड में यहाँ पे कवर करने हैं, और कि कौन कौन से कमांड से आप कैसे फैक्ट्रीज क्रिएट करेंगे, कैसे सीडर्स के आप यूज करके आप डमी एंटर करेंगे। एक वीडियो में प्योर आर्टिसन कमांड के बेस पर मैं बनाऊंगा ताकि आपको सब सारे कमांड आपको पता चले, वो भी रट्टा मत मारना। जैसे हम यूज करेंगे प्रोजेक्ट में जितने कमांड आएगा आपको पता चल जाएगा, अगर ये रट्टा नहीं माना। लेकिन देखो अगर आपको कोई नया आपको चाहिए कमांड सीखना तो आप बस जस्ट यहाँ पे जा सकते हो, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इस पे भी नहीं चाहना तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइव लिखो यार, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, आपको डायरेक्ट स्टैक ओवरफ्लो की साइट पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ऐसा हो तो मेरी इस वीडियो के कमेंट में आप लिख दो तो मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो डेटाबेस मैंने समझा दिया। उसके बाद आते हैं पब्लिक फोल्डर। तो भैया पब्लिक फोल्डर मतलब आपको मैंने समझाया था कि जैसे हम मैं कोई बाहर से टेम्पलेट या फिर थीम डाउनलोड करूंगा तो उसका CSS JS फोल्डर में कहाँ पे रखूंगा, तो वो ये यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर रखूंगा। देखो यहाँ पे मैंने दी है। और इसकी मेन खासियत बात देखो, कई बार एग्जाम में भी पूछता है एंट्री पॉइंट्स, मतलब एंट्री पॉइंट्स। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ पब्लिक नाम का फोल्डर कहाँ पे है। देखो यार पब्लिक, उसके अंदर एक index.php, एक बात खास याद रखो, ये index.php है, ये पूरे लारावेल के जब आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हो ना तो ये एंट्री पॉइंट है। पहले कंट्रोलर नहीं कॉल होता, पहले राउट कॉल नहीं होता, सबसे पहले कॉल होता है एंट्री पॉइंट यानी कि index.php फाइल। ये फाइल कॉल होने के बाद वो आगे जाता है कि भाई राउट की फाइल में है, राउट है तो आप इस कंट्रोल में जाओ, कंट्रोल के बाद मॉडल में जाओ, मॉडल वापस कंट्रोल पे देगा, कंट्रोल वापस राउट को देगी, आपको पेज में देगा, वो सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले कॉल होता है index.php। कई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं कि लारावेल का एंट्री पॉइंट क्या है, तो वो है पब्लिक के अंदर index.php फाइल। जनरली प्रोजेक्ट के समय आपको इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, कहाँ भी ये बैकग्राउंड में कॉल करें हमें इसका कुछ आइडिया नहीं है, बस आपको माहिती के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये एंट्री पॉइंट। उसके बाद देखो हाउस ऑफ एसेट फोल्डर या फिर फाइल्स बोल सकते हो। एसेट यानी कि आप जब भी आप थीम या फिर टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर एक एसेट फोल्डर होगा, उसको क्या बोलते हैं एसेट, यानी कि उसके अंदर होगा CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, इमेज होगा और अदर्स जो भी यहाँ पे फाइल है वो आप यहाँ पे उसको डायरेक्ट उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो। देखो ये रहा पब्लिक के अंदर। हम यहाँ पे स्टैटिक फाइल का भी यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक CS फोल्डर आपको क्रिएट करूँगा, बाहर भी एक CS रखवाऊंगा, उसके बाद एक JS का भी फोल्डर क्रिएट करूँगा, उसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे पब्लिक के अंदर। उसके बाद आता है यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कंटेंट्स index.php फाइल एंट्री पॉइंट्स फॉर ओल्ड रिक्वेस्ट। देखो ये मैंने आपको समझा दिया index.php फाइल, ये एंट्री पॉइंट्स, ये बात खास याद रखना एंट्री पॉइंट्स। हमें इसका प्रोजेक्ट में कहीं पे यूज़ नहीं है, प्रोजेक्ट में हाँ इसका यूज़ है, मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये आपको सीखना पड़ेगा कि आपको कोई बाहर से थीम या टेम्पलेट ले तो कैसे आपको उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करना है व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हम उसका फाइल रखेंगे और व्यू के अंदर उसका लिंक देगा। तो देखो अब मैं आता हूँ रिसोर्सेज के फोल्डर में आता हूँ। तो देखो रिसोर्सेज फोल्डर को आप अच्छे से समझना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं समझाने वाला हूँ। देखो रिसोर्सेज के फोल्डर में मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम यहाँ पे फोल्डर में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा रिसोर्सेज के फोल्डर में CSS JS लैंग्वेज और ये व्यूज, चार यहाँ पे 4 फोल्डर मुझे दिए है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको CSS और JS का फोल्डर क्रिएट करके या फिर आपको एक टेम्पलेट रहे हो तो उसका एसेट का फोल्डर आपको यहाँ पे रखना है। तो देखो ये वापस यहाँ पे क्या आया CSS और JS का फोल्डर, उसका मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। वहाँ पे सास और लेस फाइल आएगी। देखो ये क्या है,
CSS और JS के फाइल के अंदर, उसको बोलते हैं अनकम्प्लीटेड एसेट। यहाँ पे रखना है CSS JS और इमेज फाइल अनकम्प्लीटेड एसेट, यानी कि ये नहीं रखना है। ये हमें जो प्रोजेक्ट में हम जनरली यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं CSS और JS, वो हमें पब्लिक में ही रखना है। यहाँ पे हम रखेंगे सास और लेस फाइल रखेंगे, लेकिन जनरली आपको प्रोजेक्ट में इसका यूज़ नहीं है सास और लेस फाइल का। ये एडवांस CSS है, एडवांस CSS आप बोल सकते हो। देखो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो गए इसलिए। देखो ये लारावेल एक टॉपिक प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम है एलिक्सर। लारावेल प्रोवाइड करता है एलिक्सर करके एक टॉपिक है, समझ लो। तो भैया एलिक्सर में क्या आता है, सास अथवा तो लेस अथवा तो JS फाइल्स, वो आपको यहाँ पे रखना है CSS और JS फोल्डर के अंदर। देखो यार रिसोर्स के अंदर ये CSS और JS के अंदर सास और लेस फाइल आएगी। क्या, सास और लेस फाइल। अब मैं देखो इसका बेसिक आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एलिक्सर के अंदर। तो भैया आप समझो कि एलिक्सर क्या है। तो एलिक्सर एक टूल है इन गल्प टूल बॉक्स, यानी कि ये गल्प मेन हुआ, गल्प के अंदर एलिक्सर है, उसके अंदर एक टूल की तरह काम कर रहा है। समझ लो ये बॉस है, गल्प एक बॉस है, उसका एम्प्लॉय है। गल्प के अंदर उसके टूल बॉक्स के अंदर ये टॉपिक आता है एलिक्सर नाम का। तो भैया एक एलिक्सर क्या करता है, सिंप्लीफाइंग कॉमन गल्प टास्क। समझ लो सिंप्लीफाइंग यानी कि समझ लो वो जो हमारी फाइल है ना उसको ऑप्टिमाइज करता है, उसको डिक्रीज करता है। वो गल्प के अंदर जो भी टास्क हम डालेंगे ना गल्प के अंदर, वो उसके अंदर ये एम्प्लॉय काम करेगा। एम्प्लॉय बोलो या फिर उसका काम करने वाला वर्कर बोलो, तो वो काम करके उसको सिंप्लीफाई करके देगा। उसका मालिक ये है गल्प, उसका मेन टॉपिक ये गल्प। उसके अंदर एक टूल बॉक्स में आता है एलिक्सर, वो काम करेगा सिंप्लीफाई करके हमें देगा। देखो उस अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझा। देखो ये कुछ आपको समझने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए समझा रहा हूँ। बाकी आपको डेप्थ मत समझो, ये कंफ्यूज करेगा आपको। कहीं भी प्रोजेक्ट में ये यूज़ नहीं करना होगा, आएगा भी नहीं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आप इसको फिर समझ सकते हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया। देखो यहाँ पे आया गल्प इज अ यूज फ्रंट एंड टास्क। ये फ्रंट एंड टास्क के लिए यूज होता है। फ्रंट एंड टास्क कौन सा, जो हम व्यू के अंदर लिखते हैं ना, जो CSS और JS फाइल, उसकी यहाँ पे बात की है। देखो ये रहा CSS और JS, ये फ्रंट एंड में यूज होता है ना, कि CSS वगैरह मुझे कोई बटन रेड करना है तो यह इसकी बात मैंने की फ्रंट एंड टास्क। तो यहाँ पे बोला कि गल्प को यूज करते हैं फ्रंट एंड टास्क के लिए। तो उसको और एक वर्ड से कि फ्रंट एंड टूल किसको बोलते हैं, तो वो भी ये इसको बोलता है, फ्रंट एंड टूल के नाम से ये जाना जाता है गल्प। और एक बात कही जाए तो एलिक्सर को भी फ्रंट एंड टूल ही कहते हैं, क्योंकि देखो ये मालिक अगर फ्रंट एंड टूल है तो उसका एम्प्लॉय भी फ्रंट एंड टूल ही होगा, क्योंकि ये उसके अंदर ही काम करता है। आप समझ सकते हो। तो मैंने क्या बोला, फ्रंट एंड टूल, बोथ यानी कि दोनों को हम फ्रंट एंड टूल बोलते हैं, गल्प और एलिक्सर को। और देखो सास और लेस की मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि सास फाइल क्या है। हम इसके अंदर रखेंगे सास और लेस फाइल। हर बार मैं बोलता हूँ कि आपको सास और लेस फाइल की कोई भी आपको यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ आएगा भी नहीं। आपको प्रोजेक्ट की इंक्रीज करना है, अब उसकी स्पीड बढ़ानी, तभी हम सास और लेस फाइल का यूज़ करेंगे। लेकिन जनरली आपको स्टूडेंट लेवल पे आपको इसको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखो सास फाइल, उसका फुल फॉर्म क्या है, सिंटेटिकली अवेसम स्टाइल शीट। क्या है यहाँ पर मैं बोला, सिंटेटिकली अवेसम स्टाइल शीट। उसके बाद लेस का है लिनियर स्टाइल शीट है, सेम एज नॉर्मल CSS। जैसे हम नॉर्मल की फाइल CSS हम देखो यहाँ पे मैंने सेव की थी पब्लिक के अंदर, उसकी तरह ही ये काम करता है। तो भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, सास लेस और नॉर्मल CSS में। देखो यहाँ पे डिफरेंस मैंने बताया। सास लेस फाइल यानी कि समझ लो एडवांस CSS फाइल। एडवांस क्या है इसमें, सास और लेस में एडवांस क्या आएगा, अगर आपने अभी तक आपने CSS फाइल में क्लास क्रिएट किए होंगे, उसके बाद ID हैश करके, उसके बाद हैश करके आपने ID क्रिएट किया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, क्लास और ID तो आता ही, लेकिन साथ में देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि ई फॉर लूप वाइल लूप आप CSS के अंदर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद उसके अंदर ऑपरेटर आते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि CSS के फाइल के अंदर आप इतने ऑपरेटर, फंक्शन सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सास और लेस फाइल। और देखो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सास और डॉट लेस। उसके बाद देखो नॉट डायरेक्ट सपोर्ट इन ब्राउजर। देखो ये डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर सपोर्ट नहीं होता, तो भाई डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर सपोर्ट नहीं होता तो हम कैसे इसका यूज करेंगे। देखो इसका यूज देखो यहाँ पे गल्प के अंदर एलिक्सर वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे सास लेस फाइल को कन्वर्ट इन CSS और JS फाइल। देखो आपका ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, एलिक्सर जो टूल है जो लारावेल प्रोवाइड कर रहा है इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, जब आप सास और लेस फाइल बनाएंगे ना, तो ब्राउजर तो सपोर्ट नहीं कर रहा, ब्राउजर सपोर्ट करता है ओनली CSS और JS फाइल। तो वो क्या करेगा, एलिक्सर इस जो सास और लेस फाइल उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके वो CSS और JS फाइल में ही वो ब्राउजर को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि देखो यहाँ पे आपका इसका यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। गल्प और एलिक्सर का यूज क्या है, एलिक्सर का यूज यही है, ये कन्वर्ट करता है सास और JS को फाइल और इसकी स्पीड को इंक्रीज करता है।
देखो इंक्रीज कैसे, ऑप्टिमाइज एसेट, देखो यहाँ पे मैंने समझाया है ऑप्टिमाइजिंग एसेट यानी कि क्या। देखो ये मैं इसका यूज़ बता रहा हूँ कि जब आप इलिक्सर का यूज़ करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ऑप्टिमाइजिंग एसेट यानी कि CSS JS फाइल एसेट यानी कि, तो ऑप्टिमाइजिंग मतलब कि फास्ट एग्जीक्यूट फाइल और स्पीड। ऑप्टिमाइज मतलब जो बड़ी फाइल होगी ना उसको एक आप समझ लो डिक्रीज करके, छोटा करके उसको रिप्रेजेंट करेगा ब्राउजर को, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे मैंने स्पीड पे फोकस किया है, इसलिए आपको यूज़ करना होगा सास और लेस फाइल का। जनरली हम प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे और कोई यूज़ भी नहीं करता है। अगर आप कंपनी लेवल पे काम करो तभी ये यूज़ होगा, वरना ये यूज़ नहीं होगा सास और लेस फाइल का। उसके लिए एक पूरी एक सीरीज बनती है सास और लेस फाइल को आपको सीखने के लिए, क्योंकि उसमें वेरिएबल कैसे फंक्शन क्रिएट करना है, कैसे ऑपरेटर क्रिएट करना है, सब कुछ उसमें आता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सास और लेस फाइल में, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इसका यूज़ करते हो तभी, हम इसमें नहीं करेंगे। उसके बाद देखो उसका मिनीफाइंग, ये मिनीफाइंग करता है, मिनीफाइंग बोलो या फिर ऑप्टिमाइजेशन बोलो, दोनों सेम है। मिनीफाइंग यानी कि देखो बिग नंबर ऑफ लाइंस कोड कन्वर्ट इनटू स्मॉल नंबर ऑफ लाइंस। देखो अगर मेरे पास 10 लाइन का कोड है तो ये छोटा करके उसको एक लाइन में कन्वर्ट करके दे देता है ब्राउजर में। छोटा करके यानी कि वो चेंज नहीं करता कोड में, सेम कोड। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, कोड नॉट चेंज, ये कोड को चेंज नहीं करता। लेकिन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने उसको ऐसा लिखा तो वो एक लाइन में ऐसे लिख के दे देता है ब्राउजर को। ये इसका एडवांटेज है। सिंगल लाइन में लिखा है तो ब्राउजर उसको काफ़ी स्पीड से उसको पढ़ सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ये बेनिफिट है। तो इसके लिए ये स्पीड को इंक्रीज करता है। ये सब कुछ कौन करता है, गल्प के अंदर एक टूल है उसका नाम है इलिक्सर, ये सब कुछ वो करता है। सास और लेस को वो कन्वर्ट करके CSS और JS में ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो हमने जो स्ट्रक्चर बनाए उसको लेस फाइल में सिंगल लाइन में कन्वर्ट करते हैं, उसको मिनीफाइंग बोलते हैं, वो भी ये करता है। उसका एडवांटेज भी मैंने यहाँ पे लिखा है, फास्ट लोड योर CSS सो इंक्रीज योर वेबसाइट स्पीड। देखो यहाँ पे और एक मैंने दिखा एग्जाम्पल, 10 फाइल JS लोड, 1 मर्ज लोड एंड फाइल लोड इन ब्राउजर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 10 JS की फाइल मैंने क्रिएट की है तो ये क्या करेगा, उसको एक फाइल में मर्ज करेगा। मर्ज करने के बाद आपको ब्राउजर को एक फाइल वो लोड करेगा। आप समझ सकते हो, अगर आप 10 फाइल डायरेक्ट ब्राउजर को देते हो तो 10 फाइल वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इलिक्सर को दो, तो इलिक्सर उसको आप छोटा सा कोड लिखो इलिक्सर में कि भाई ये 10 से 10 मर्ज करके उसको एक क्रिएट कर देगा, और वो एक क्रिएट करने के बाद वो डायरेक्ट ब्राउजर में रन होगी, तो उससे आपकी प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। ये सब कुछ मैं बात कर रहा हूँ एलिक्सर और गल्प के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर आ जाता है सास और लेस आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा टॉपिक के बाहर नहीं चला गया हूँ, लेकिन ये आपको समझने के लिए थोड़ा मुझे लगा कि आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया। प्रोजेक्ट में तो कहीं पे यूज उसको नहीं करना है, बस आपकी माहिती के लिए है। लेकिन आपको ये नाम सुना होना चाहिए कि सास और लेस क्या है। एडवांस CSS है, उसमें इफ एल्स कंडीशन वेरिएबल सब कुछ आता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है। इसके अंदर ये स्टोर होगा CSS और JS के अंदर अब क्या स्टोर होगा, सास और लेस। देखो ये रहा रिसोर्स के अंदर जो CSS और JS है उसके अंदर सास और लेस फाइल आएगी, और यहाँ पे जो आएगी ये हमारी CSS और JS फाइल होगी जो हम नॉर्मल प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, जो हम टेम्पलेट और थीम में उठाते हैं वो। इसलिए हम ये दोनों फोल्डर का अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस, देखो लैंग्वेजेस क्या, अभी तक आपने देखा होगा हम जनरली जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो लैंग्वेजेस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज बनाते हैं। जो आउटपुट आता है देखो ये रहा, ये हमारा प्रोजेक्ट, देखो ये सब कुछ आप देख सकते हो, ये इंग्लिश प्रोजेक्ट है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं हिंदी, मराठी, उर्दू या फिर गुजराती में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखो ये रहा, तो आपको इस फोल्डर का यूज़ करना पड़ेगा। लैंग्वेज के अंदर आपको देखो अभी इंग्लिश के अंदर आपको हिंदी, उर्दू, गुजराती आप सभी में कन्वर्ट कर सकते हो, तभी आपको इस फोल्डर का यूज़ है। ये भी हम जनरल नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, उसके बाद भी एक मैं छोटा सा वीडियो बना के आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। उसके बाद आता है व्यूज़ नाम का फोल्डर। ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि व्यू की फाइल आपको यहाँ पे स्टोर करनी है। UI बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस फाइल्स। देखो abc.blade.php या फिर welcome.blade.php, हर एक फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे फिक्स है, फिक्स एक्सटेंशन .blade.php। ब्लेड क्या है भैया, एक टेम्पलेट इंजन है, इसकी मदद से मैं यहाँ पे if और else लिख सकता हूँ, if else। उसके आगे मुझे ये कीवर्ड ये करना है, इसको बोलते हैं ब्लेड डायरेक्टरी। इसको आप मत समझो वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस आप यहाँ पे अभी डायरेक्टरी पे फोकस किया कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाया कि यहाँ पब्लिक के अंदर जो CSS JS है वो कौन सी है, और यहाँ पे रिसोर्स के अंदर जो CSS और JS है वो कौन सी है। यहाँ पे सास और लेस फाइल आती है, उसके यूज़ के लिए इलिक्सर और गल्प आता है। गल्प बोस है और इलिक्सर उसके अंदर काम करने वाला है। इलिक्सर वो कर बस हमारी नंबर ऑफ लाइन को घटा के देता है, और अगर 5 फाइल है तो उसको मर्ज करके ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ब्राउजर सास और लेस फाइल रीड नहीं कर सकता तो उसको CSS में कन्वर्ट करके देता है। बस इतना आपको समझने की जरूर है और कुछ नहीं। वो फाइल आपको यहाँ पे रखनी है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करेंगे।
उसके बाद आती है राउट्स। देखो यहाँ पे आ गया मैं वापस अपनी डायरेक्टरी में। उसके बाद राउट्स नाम का फोल्डर है। राउट्स के अंदर देखो ये कौन कौन सी फाइल है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। राउट्स के अंदर ऑल फाइल्स कंटेंट राउट्स, मतलब जितने भी राउट्स होते अलग अलग राउट्स होते हैं, तो जितने भी राउट्स होते हैं हम यहाँ पे उसकी फाइल है। ये बाय डिफॉल्ट सब कुछ उसने क्रिएट करके दिखा है। देखो यहाँ पे इसमें मैंने कुछ उसमें अभी क्रिएट नहीं किया, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट उसने प्रोवाइड किया। तो देखो API.php ये क्या है, आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। channels.php आपको समझने की जरूरत है। देखो मैं उसको समझाऊंगा लेकिन आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा ऐसा है। अगर आप उसको रीड करना चाहते हो कि ये क्या है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पे लारावेल की वेबसाइट में आप चाहते हो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पे सब कुछ होगा, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। देखो ये सब कुछ डायरेक्टरी है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझाया है। तो उसके बाद आता है console.php, ये भी आपको मैं नहीं पता हुआ क्योंकि हम कंप्लीट प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे एक ही, और आप भी एक ही यूज़ करेंगे। जब आप कंपनी में जाओगे तब भी जनरली एक ही यूज़ आएगा। हाँ, कंपनी में जब हम API का यूज़ करेंगे, API है वो आपने सुना होगा, तब आपको आई थिंक उसका यूज़ करना आएगा। लेकिन हम स्टूडेंट लेवल पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या फिर जनरल बेसिक प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा यूज़ नहीं आएगा। आपको बस एक ही फाइल यूज़ करनी है web.php। उसमें देखो ऑल राउट्स, पाथ बोलो या फिर URL बोलो, ये सब कुछ इसमें आ गया। मैंने उसका अल्टरनेटिव शब्द लिखा है कि राउट्स को पाथ भी बोल सकते हैं, URL भी बोल सकते हैं। मैं देसी भाषा में बोलता हूँ इसलिए मैंने इसे सब कुछ यहाँ पे लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद फोल्डर आता है स्टोरेज करके फोल्डर आता है। देखो उसको मैं आप समझा देता हूँ। स्टोरेज करके देखो ये रहा स्टोरेज करके फोल्डर। तो स्टोरेज के अंदर क्या आता है देखो, ये भी हमें कुछ इसको टच ही नहीं करना है। इस फोल्डर के जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये बाय डिफॉल्ट जैसा है वो लारावेल काम करेगा, हमें इसको कुछ छूना नहीं है। लेकिन आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता है। स्टोरेज यानी कि समझ लो कंटेंट्स लॉग, जो लॉग फाइल जनरेट होती है ना कि भाई इस समय आपने इस चेंज किया, ये समय आपने ये चेंज किया, इसको लॉग फाइल बोलते हैं। तो वो ये लॉग फाइल यहाँ पे लारावेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टोर करेगा, हमें इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद सेशन पे वो यहाँ पे स्टोर करेगा, कैच फाइल भी अब यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। अदर्स फाइल जनरेटेड बाय फ्रेमवर्क, अदर और कोई फाइल जनरेट करेगा फ्रेमवर्क तो वो सब कुछ वो यहाँ पे स्टोर करके रखेगा लारावेल, हमें इसको कुछ छूना नहीं है। देखो यहाँ पर एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये रहा ऐप, उसके बाद फ्रेमवर्क देखो केच, सेशन, टेस्टिंग जो हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं वो भी यहाँ पे स्टोर करके रखा है। उसके व्यूज़, ये व्यूज़ हमारा वाला व्यूज़ नहीं, हमारा वाला व्यूज़ यहाँ पे था रिसोर्स के अंदर, ये रहा व्यूज़। ये व्यूज़ कुछ अलग व्यू है, हमें इस पर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। स्टोरेज का फोल्डर हम क्लोज कर देते हैं, हमें इसमें कुछ टच नहीं करना। अब आता है टेस्ट नाम का फोल्डर आता है। देखो टेस्ट नाम का फोल्डर ये रहा, उसके अंदर देखो ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे फाइल में समझाता हूँ। देखो इसमें क्या है, लारावेल कंटेंट्स ऑटोमेटेड टेस्ट। देखो लारावेल बैकग्राउंड में ऑटोमेटेड और टेस्ट जनरेट कर, टेस्ट यानी कि आपने नाम सुना होगा यूनिट टेस्ट या फिर आपने सुना होगा टेस्ट केसेस। आप जब आप स्टूडेंट लेवल में होगा ना तो आपने क्या हुआ एक PPT क्रिएट की होगी, उसके अंदर आपने टेस्ट केसेस सारे लिखे होंगे। यूनिट टेस्ट का आपने लिखा व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, जो टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं ना लारावेल यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। हमें इसमें कुछ झंझट में पढ़ने की कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। देखो यहाँ पे यूनिट टेस्ट सब कुछ यहाँ पे है, हमें इसको टच भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिक करता है। आपको प्रोजेक्ट में कहीं पे इसको टच नहीं करना है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारा। देखो अब बात आती है वेंडर्स नाम के फोल्डर की। तो देखो मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ वेंडर्स नाम का। देखो ये रहा, इसमें देखो इतना कुछ है, ये क्या है मैं सब कुछ आपको समझा। हमें इसमें टच भी नहीं करना, समझ लो ये लारावेल बाय डिफॉल्ट यूज़ करता है उसको, हमें इसमें कुछ नहीं करना। आपको नाम से ही आप समझ गए होगे वेंडर्स यानी कि किसी और के पास से मांगा हुआ कुछ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ और से लिया हुआ पैकेज, वेंडर उसका। तो देखो वो जो हमने डाउनलोड किया है ना थर्ड पार्टी पैकेज वो यहाँ पे होगा, हमें इसको कुछ टच नहीं करना। हम जो डाउनलोड करेंगे वो किससे, हम आर्टिसन कमांड से सब कुछ करेंगे, आर्टिसन कमांड से करेंगे। इसको बोलते हैं कमांड लाइन टूल, कमांड लाइन टूल बोलते हैं। तो देखो हम इस आर्टिसन कमांड से जो भी कुछ कोई पैकेट डाउनलोड करेंगे तो लारावेल बाय डिफॉल्ट इस वेंडर नाम के फोल्डर के अंदर सब कुछ वो ला के रख देगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसको देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोर और कंटेन्स योर कंपोजर डिपेंडेंसी, और बोल सकते हो आप थर्ड पार्टी पैकेज, यानी कि आप बोलो कंपोजर डिपेंडेंसी यानी कि देखो इसको बोलते हैं पैकेज भी बोलते हैं। आपको जो रिक्वायरमेंट होगी ना अपने प्रोजेक्ट में उसको यहाँ पे मैंने पैकेज बोल दिया। डिपेंडेंसी और कुछ बस आप समझो, डिपेंडेंसी यानी कि पैकेज जो आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी ना, जितने कि भाई ये 4 फाइल के बगैर आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं डिपेंडेंसीज। आपको प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं डिपेंडेंसीज, या फिर आप उसको बोल सकते हो पैकेज। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है और थर्ड पार्टी पैकेज, जो आपको थर्ड पार्टी पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी आप आर्टिसन कमांड से उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, वो सब कुछ लारावेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ला के रख देगा। हमें इस फोल्डर को कहीं भी यूज़ नहीं करना, हमें उसको हाथ भी नहीं लगाना। उसके बाद आती है सिंगल फाइल। सिंगल फाइल्स यानी कि देखो अब यहाँ पे देख सकता हूँ ये सारे फोल्डर्स हम मैंने अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गए, अच्छे से मैंने कवर कर दिया। उसके बाद ये सिंगल फाइल्स, देखो सिंगल फाइल्स भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें भी आइडिया दे देता हूँ।
थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन मैं पूरी डेप्थ में ही समझाने वाला हूँ। लेकिन आई होप आपको समझ में आ जाए। मैं विथ कीवर्ड और देसी भाषा में आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। .env फाइल और .env एग्जाम्पल फाइल, देखो ये दो फाइल सेम है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं पर होगा। आई होप आपको ये सारे फोल्डर आपको समझ में आ गए होंगे। देखो यहाँ पे कहाँ पर है .env फाइल, देखो यार ये .env फाइल .env.example फाइल। देखो इसको मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसमें मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हो इसमें सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन आप यहाँ पे देख लो 49 है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर है 49। देखो ये लास्ट लाइन देखो, और यहाँ पर भी लास्ट लाइन देखो, सेम ही है। ये सब कुछ यहाँ पे सेम है। देखो ये डेटाबेस का कनेक्शन है 10 से 15 तक, आप देख सकते हो यहाँ पर 10 से 15 तक डेटाबेस का कनेक्शन। तो भैया ये आप बोल सकते हो इसकी कॉपी यहाँ पर है। देखो यहाँ पे मैं वापस आ गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो आप समझ सकते हो कि .env फाइल की ये कॉपी है .env.example। देखो मैं उसको डिस्क्रिप्शन के साथ आपको समझाता हूँ। डेटाबेस कनेक्शन, आप जो डेटाबेस का कनेक्शन करोगे आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और आगे मैंने बताया कि आप डेटाबेस नाम के फोल्डर के अंदर database.php करके एक फाइल है। आप देखो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, सॉरी डेटाबेस नहीं, मैंने आपको समझाया था कि आपको कॉन्फ़िगर के अंदर है। कॉन्फ़िगर के अंदर database.php फाइल, यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो देखो बहुत फाइल सेम, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे देखो मैंने कीवर्ड के साथ यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया। .env फाइल .example टेम्पलेट ईच एनवायरमेंट क्रिएट डुप्लीकेट फाइल। यानी कि आप समझ लो कि जब भी आप एक एनवायरमेंट, यानी कि समझ लो आपका प्रोजेक्ट है, हर एक प्रोजेक्ट के लिए लारावेल बैकग्राउंड में जो env फाइल है ना, उसके डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करके बाय डिफॉल्ट ये रख देती है। देखो ये रहा इनकी डुप्लीकेट फाइल है। .env फाइल, उसकी डुप्लीकेट फाइल ये है। मेन फाइल ये है, उसकी डुप्लीकेट फाइल ये है। ये लारावेल बाय डिफॉल्ट उसको क्रिएट करके रख देता है। तो इसका यूज़ क्या है, डेटाबेस कनेक्शन के लिए है। तो इसका भी यूज़ क्या हुआ, डेटाबेस कनेक्शन। लेकिन हमें इसमें डेटाबेस कनेक्शन नहीं करवाना है, हमें यूज़ करना है इसको डेटाबेस कनेक्शन के लिए। इसका कॉपी करके लारावेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है आर्टिसन नाम के कोई यहाँ पे फाइल होगी। ये आर्टिसन करके देखो ये रहा, ये आर्टिसन है। देखो इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कहीं पर भी आपको प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखो समझा दो। आर्टिसन यानी एलो आर्टिसन रन कमांड। जब आप आर्टिसन कमांड यूज़ करते हो ना, तो बैकग्राउंड में ये इस फाइल का यूज़ करके आपका आर्टिसन कमांड को एग्जीक्यूट करता है। आप समझ लो लारावेल ये खुद के यूज़ के लिए, खुद के आर्टिसन कमांड को यूज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, हमें इसका कुछ यूज़ नहीं करना। उसके बाद समझ लो composer.json और composer.log। देखो वापस यहाँ पे दो सेम नाम आ गए हैं, उसका एक्सटेंशन कुछ अलग है। देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो वापस यहाँ पे आपको फाइल दिखा देता हूँ composer.json। इस फाइल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको आगे दे चुका हूँ कि यहाँ पे हम वर्जन चेक करते हैं। देखो ये रहा वर्जन, और यहाँ पे डिपेंडेंसी सब कुछ यहाँ पे होगा। देखो composer.log करके जो फाइल है, यहाँ पे सारे पैकेज, देखो सारी डिपेंडेंसीज बोलो या फिर पैकेज बोलो, देखो यहाँ पे सबकी यहाँ पे उसने लिख के रखा है कि कौन सा क्या वर्जन है, सब कुछ यहाँ पे है। देखो मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझाता हूँ। composer.json फाइल यानी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर कंपोजर। क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर कंपोजर के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है composer.json फाइल। उसमें देखो ये क्या है, एडिटेबल फाइल, मतलब इसमें आप कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ करना नहीं। देखो ये लारावेल खुद क्रिएट करे है, वरना आप कुछ चेंजेस करोगे तो आपको एरर जनरेट होगा। उसके बाद एक composer.log फाइल, उसके अंदर क्या है, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज और इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो थर्ड पार्टी पैकेज जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। देखो ये रहा पैकेज composer.log के अंदर, पैकेज के अंदर देखो ये सब कुछ यहाँ पे है। जिप इसके अंदर क्या है, उसका वर्जन है, सब कुछ यहाँ पे सारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा। देखो हमें इसमें कुछ झंझट में नहीं पड़ना। देखो ये अपने आप ये क्रिएट करता है। आप वैसे कंफ्यूज हो जाओगे भैया क्या है, हम इसका कहीं भी प्रोजेक्ट में यूज़ भी नहीं करेंगे। और इसको बोलते हैं नॉट एडिटेबल फाइल। इसको आप कभी भी एडिट नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं होगी। चेंज करेंगे ज़बरदस्ती तो भी यहाँ पे एरर क्रिएट होगी। आई होप आपको ये दो फाइल आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है, देखो आप अगर एग्जाम में लग रहे हो तो यही कीवर्ड का यूज़ करो, क्योंकि ये जब आप पेपर चेक करते हैं यही कीवर्ड वो ढूंढता है कि उसने ये 2-3 कीवर्ड का यूज़ किया है। और जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब आपको इसका यूज़ कहीं पर नहीं आएगा। किसी का भी आपको यूज़ नहीं करना, बस आपको एक का करना है कनेक्शन के लिए, और किसी का नहीं करना। उसके बाद आता है पैकेज.json फाइल आती है, सेम एज composer.json फाइल बट इट इज़ फ्रंटेड एसेट। अब बस आप इतना समझ लो, उसमें अगर मैं डेप्थ में समझाऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम एज composer.json फाइल, देखो यहाँ पे ये रहा composer.json, उसके सेम ही है
और यहाँ पे क्या है, बट डिफरेंस क्या है, इट इज़ अ फ्रंट एंड एसेट, यानी कि जो हम फ्रंट एंड यानी कि जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस, उसके लिए ये यूज़ होती है। हमें उसको डेप्थ में नहीं समझना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद आता है PHP unit.xml। देखो यहाँ पे मैंने अगली आपको कौन सी बताई, पैकेट.json। देखो ये यहाँ पे है पैकेट.json, देखो ये रही पैकेट.json। उसके बाद आती है PHP unit.xml। और एक बात समझा दूँ, देखो मैं यहाँ पे काफ़ी डायरेक्टली आपको नहीं समझा रहा हूँ, उसका आपको कुछ यूज़ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे एडिटर करके कॉन्फ़िग करके है, उसका आपको कुछ यूज़ नहीं है। उसके बाद देखो गिट के लिए ये यूज़ है, आपको गिट का कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं करना। उसके बाद इसका भी आपको यूज़ नहीं करना। आर्टिसन मैंने बोला, कंपोजर बोला, उसके बाद पैकेज बोला, यूनिट PHP यूनिट टेस्टिंग। देखो ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। मैं आपको यहाँ पे लिखा, देखो ये यहाँ पे लिखा है शॉर्ट एंड स्वीट, टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। बैकग्राउंड पे यूज़ करता है, हमें इसका कुछ छेड़खानी नहीं करनी इसमें। देखो अब लास्ट फाइल आ गई है server.php फाइल। देखो इस ये कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये रही server.php फाइल। देखो अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। server.php फाइल देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेस कैपेबल सर्वर, मतलब कि अगर आपका सर्वर वो लेस कैपेबल है, यानी कि वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपके सर्वर बोलो या फिर आपके प्रोजेक्ट के साथ वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो तभी ये फाइल आपको हेल्प करेगी, वो कनेक्शन में आपको हेल्प करेगी। आई होप आपको समझ में आएगा। बस मैं आपको सिंपल वर्ड में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि जब आपका सर्वर अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेस कैपेबल सर्वर, तब ये हेल्प करती है। उसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सो हेल्प टू टिल प्रीव्यू ट्राई ऑफ योर एप्लीकेशन। तो वो टिल वो कंटिन्यू ट्राई करता है कि आपको एप्लीकेशन से वो प्रीव्यू यानी कि आपको रिप्रेजेंट करे, आपके सामने वो ला के रखे। जब आपका सर्वर स्लो हो तब ये हेल्प करती है कि उसको इंक्रीज करके आपके सामने जल्द से जल्द मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ, आपका प्रोजेक्ट में डिस्प्ले करूँ। आई होप आप समझ गए होंगे सभी फाइल का। इसका भी हम कहीं पे यूज़ नहीं करेंगे। देखो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप पूरी डेप्थ में आपको समझा दिया। अब और एक मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको ला रहा है कि जो आप मैंने अभी समझाया ना आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, ऐसे आपको कहीं भी यूट्यूब में ऐसे डेप्थ में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करके मैंने पूरी वीडियो मैंने बनाई है। देखो मैंने आप वापस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे दो फटाफट। देखो यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे सिंगल फाइल्स आपको समझाई दी। उसके बाद ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे फोल्डर रिप्रेजेंट कर दिया। आप देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि देखो जितना हो सकेगा उतना मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगा कि उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसको कॉपी पेस्ट कर दूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन आप मेरे साथ में समझते जाए और इसको ऐसा हो तो कहीं बुक पे आप लिखते जाओ, ताकि आपको भी हेल्प लगेगी आगे जाकर। और एक बार लास्ट में वापस कह देते कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर आप याद रखा मत, रट्टा मत मारा। जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी कंप्लीट डायरेक्टरी। और इतना सब कुछ तो आपको कुछ करना ही नहीं, इसका यूज़ ही नहीं करना इसका आपसे। बस देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आपको देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है दूसरी फाइल में, इतनी डायरेक्टरी आपको जस्ट अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, मैं कंपनी लेवल की भी बात कर रहा हूँ। कुछ कंपनी लेवल के आप प्रोजेक्ट बने तो कुछ API क्रिएट करनी पड़ी, तो कुछ और एक दो फाइल की आपको यूज़ बढ़ेगा, लेकिन जनरली यही फाइल कंपनी में भी यूज़ करते हैं। 5 से 6 फाइल आपको याद रखनी है, उसको भी रट्टा मत मारो, जैसे हम करेंगे आपको याद रह जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपने मेरी अगली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले अगली वीडियो देखो, इंस्टॉलेशन क्रिएट प्रोजेक्ट, उसके बाद एक डायरेक्टर की वीडियो देखो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में। जितना जरूरी था मैंने आपको बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको समझना है तो बस इतना ही है। देखो यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया इतना ही समझ है, और ये जो दूसरी फाइल है ये आपको समझना नहीं है, लेकिन आपको माहिती के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़े इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। हाँ ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हो तो, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और मेरी लेकिन और एक बात कहता हूँ कि मैं पूरे डेप्थ में कंटेंट ढूंढ के आपके लिए मैं लाता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।